नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता में इसकी विशेषताओं को हम लोग देख रहे हैं। विशेषताओं में अब तक हम लोग इसके राजनीतिक जीवन को देख चुके हैं और उसके बाद इसमें जो सामाजिक जीवन में जो बदलाव आते हैं उसको देख चुके हैं। तो आज हम लोगों का जो इसकी अर्थव्यवस्था को देख लेंगे, यानी कि इसके आय का जो स्रोत है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। तो इसकी अर्थव्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि उनके जीवन यापन का मतलब कि ऋग वैदिक सभ्यता में उनके जीवन यापन की क्या स्थिति थी, कृषि का क्या महत्व था उनके जीवन में, और देखेंगे उसमें व्यापार का क्या भूमिका थी। तो इन सब की चर्चाओं करते हुए आज इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मतलब कि उत्तर वैदिक सभ्यता का जो है समाज का हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा चैप्टर है जो उसको करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना महाजनपद काल शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में आप सभी लोग जानते हैं कि जो समाज था एक मतलब कि ग्रामीण समाज था, यानी कि कबीलाई समाज था यहाँ का ऋग वैदिक काल में। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगी? पशुपालन पर ही निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोहे का साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है जो आगे चल के कृषि के महत्व को इसको बढ़ा देता है और युद्ध में हथियारों के प्रयोग को भी उसमें बढ़ा देता है। तो वो सब हम लोग उसको उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। तो यानी कि क्या था इसका अगर देखा जाए तो ग्रामीण समाज तक पहले आप लोग ये पूछ लेता कई बार, मतलब कि नगरीय समाज था या ग्रामीण समाज था। तो कैसा समाज था ये? आपका ग्रामीण समाज था। और इसकी जो अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी? पशुपालन पर निर्भर करती थी। ठीक, तो इसकी व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी? पशुपालन के रूप में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें धन का जो मुख्य साधन क्या था, आय अर्जित करने का मुख्य साधन क्या थे यहाँ पर इस ऋग वैदिक काल में? यानी कि पशु ही थे, मतलब इनके मतलब कि आय का मुख्य साधन थे। ठीक है, और देखा जाए कि और पशुओं में देखा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था गौ था, यानी कि गाय को लोग सबसे महत्वपूर्ण पशु मानते थे। उसका हर जगह आपका यूज मिलेगा, मतलब कि गौ के माध्यम से देखा जाए कि आगे गौ किसी भी नाम में जो महत्वपूर्ण नाम है उनमें गौ शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो इसमें देखेगा कि जो महत्वपूर्ण क्या पशु था इसमें गौ था, यानी कि इनका जो सबसे सर्वाधिक अगर देखा जाए जो प्रसिद्ध पशु इसमें कहा जाए तो जिसके मतलब कि जो भी अर्थव्यवस्था की सारी गतिविधियां निर्भर करती थी वो गाय पर ही निर्भर करती थी। ठीक, तो एग्जाम्पल में अगर देखें तो राजा को हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो राजा को क्या कहा जाता था? गोपति कहा जाता था। अगर पूछ ले राजा को क्या कहा जाता था ऋग वैदिक काल में, तो गोपति कहा जाता था। वैसे यहाँ पर राजन भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ की गौ के माध्यम से जो संबोधित हो रहा है गोपति, गोपति। ठीक, धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। अगर गोमत का मतलब देखा जाए तो इसको अगर देखा जाए तो गोमत मतलब किसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि सर्वाधिक गायों रखने वाला व्यक्ति। क्या? सर्वाधिक गाय रखने वाला। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो सर्वाधिक गाय रखने वाले को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। अगर पुत्री को भी क्या कहा जाता था? पुत्री को दुहिता कहा जाता था। दुहिता, पुत्री पूछ ले, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जामों में। देखा जाए वनडे एग्जाम में हो गया या पीसीएस में हो गया, ये सब प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बन चुका है। यानी कि समय माप की इकाई कहा जाए, समय की इकाई क्या कहा जाता था? उसको गोधुरी कहा जाता था। क्या कहता था? गोधुरी। अगर समय की इकाई आप लोगों से पूछ लिया किसको कहा जाता था, तो गोधुरी को कहा जाता था। ठीक, और दूरी माप की इकाई अगर हम आपसे पूछ लें तो दूरी माप की इकाई को गव्यतु कहा जाता था। ठीक, ये आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग कृषि का देखेंगे तो कृषि का उतना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं यहाँ पर मिलता है। ठीक, यानी कि कृषि में देखा जाए क्या महत्व बहुत कम था कृषि का। और मतलब कि इसमें देख लिया जाएगा जैसे ऋग वैदिक कार्य कृषि में भी जुड़े हुए थे, लेकिन कृषि का विशेष महत्व प्राप्त नहीं था। ठीक, तो ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा मतलब अनाजों की मतलब की प्राप्ति नहीं होती। अगर अनाजों में देखा जाए तो वहाँ पर एक तो यव, जिसको जव कहा गया, क्या मिला है? यव,
या जिसको क्या कहा जाएगा, किससे पहचान हुई, जौ से पहचान हुई। और एक आपको धान्य मिलता है जिसको मतलब किसको हम कह सकते हैं, चावल से इसकी पहचान होती है। ठीक, यानी कि जो पाए गए अनाज पाए गए, मुख्य रूप से धान्य का उतना साक्ष्य नहीं मिलता है। जो आपको मिलेगा जौ का ही प्रमाण आपको मिलेगा। बहुत सी सारी किताबों में जौ का एक मात्र अनाज बताते हैं कि क्या मिला, वहाँ से जौ मिला है जिसका नाम क्या था, यौ। अगर पूछ लिया था कि ऋग वैदिक काल में मिलने वाला अनाज कौन था, यौ था, तो इसकी पहचान किससे हुई, तो जौ से हुई। ठीक, अगर ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे खेत को क्या कहा जाता था, तो खेत को यहाँ पर देखेंगे क्षेत्र कहा जाता था। और खेतों की जुताई के लिए मतलब कि जो हल प्रयोग होता था, हल को लांगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो हल जो मिला है वहाँ पर उसको क्या कहा जाता था, लांगल कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ से इतना आपको ये यहाँ से कवर हो गया। यानी कि अब यहाँ से क्या महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि कौन सा अनाज मिला है, जौ मिला है। एक खेत को क्या कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। ये प्रश्न आया है, बार बार आया है, और ये भी बार बार पूछा गया है। और हल का ये प्रश्न बनता नहीं, लेकिन आप लोग जानते रहिए हल को क्या गया है, लांगल कहा गया है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका होगा, ऋग्वेद में फसलों की जो बुआई हो गई, कटाई होगी, गहाई आदि का साक्ष्य मिलता है। यानी कि काटना हो गया, उसको बोना हो गया, उसको बांधना होगा, उसकी मराई करना या दवाई करना, ये सब के मतलब कि विवरण आपको ऋग्वेद में यहाँ से मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ ऋग्वेद में शिल्पों का भी महत्व था। यानी कि विभिन्न प्रकार के शिल्पों की यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। और उन शिल्पों में अगर हम लोग देखेंगे कौन कौन से आपको मिल जाएंगे, रथ निर्माण, इनका जो रथ निर्माण का साक्ष्य मिला है, इसका प्रयोग लोग रथ दौड़ में करते थे, आने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में करते थे। मेन का क्या था, रथ दौड़। और जुआ खेलने की यहाँ पर जुआ भी खेला जाता था, तो जुआ खेलने के लोग रथों से भी जाते थे। और व्यापार का भी साधन था यहाँ पर। धातुगिरी मिली, यानी कि धातु से बनने वाले जो भी सामान थे वहाँ से पाया गया है, यानी कि ये धातुगिरी का भी यहाँ पर कारीगर थे। बुनाई के भी कार्य होता था यहाँ पर। और अनेक प्रकार के उपकरणों का निर्माण हुआ, यानी कि धातुओं को गलाकर यहाँ पर उपकरणों की प्राप्ति हुई, क्योंकि यहाँ पर लोहे की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से मतलब कि कांसा, तांबा हो गया, इन सब की मतलब कि आपके धातुएं यहाँ से आपको मिलेंगी। अगर धातु के रूप में देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट है, धातु के रूप में अयस्क की पहचान की गई है। ठीक, तो अयस्क यानी कि अयस्क का मतलब आपको लोहा मत आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि लोहा यहाँ पर मिला नहीं है। अयस्क अगर देखा जाए तो अयस्क तांबा और कांसा को ही कहा गया है। यहाँ पर किसको कहा गया है, तांबा व कांसा के रूप में इसकी पहचान होती है। किसके रूप में, तांबा और कांसा के रूप में अयस्क की पहचान यहाँ पर हो जाती है। ठीक, और सुवर्ण धातु मतलब कि यानी कि सोने को कहा गया है। किसको कहा गया है, सोने को कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए, सोने और तांबे की मतलब यहाँ पर पहचान हो गई, किसके रूप में होती है, अयस्क के रूप में हो जाती है। और हम लोग देखेंगे लोहे व चांदी की यहाँ पर पहचान नहीं मिलती। अगर पूछ लिया गया कि ऋग्वैदिक काल में किन धातुओं की पहचान नहीं होती है, तो एक आपका होगा लोहे की पहचान आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, दूसरा आपका चांदी की भी पहचान आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक, तो क्या यहाँ से क्या मिला हमको, अयस्क को किस रूप में जानते थे, तांबा और कांसा के रूप में जानते थे। सुवर्ण धातु कौन सी थी, सोने को कहते थे। लोहे व चांदी की पहचान किस रूप में हुई है, यानी कि लोहे व चांदी की पहचान यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में वाणिज्य व्यापार की सीमित भूमिका थी। यानी कि जो वाणिज्य व्यापार होता था, यानी कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में व्यापार जो लोग करते थे, उसकी बहुत सीमित भूमिका मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे आगे चल के, तो इसमें जो व्यापार मतलब कि व्यापार की चर्चा ऋग्वेद में थोड़ा सा एक परिनामक व्यापारियों की चर्चा मिलती है क्या, लेकिन यहाँ पर जो परिनामक व्यापारी यानी कि ये क्या था, व्यापारियों का समूह था। ये व्यापारियों का क्या था, समूह था। परि क्या था, परि पूछ लेता है। परि मतलब कि ऋग्वेद में परि मतलब परि का अर्थ है कि परि कौन लोग थे, तो परि व्यापारी लोग थे, यानी कि व्यापारियों के समूह को परि कहा जाता था। और ये मुख्यतः व्यापार मतलब ये गैर आर्य होते थे। परि क्या थे, एक गैर आर्य थे। ठीक, गैर आर्य होते थे। क्या होते थे, ये गैर आर्य होते थे। और ये आर्यों के साथ मतलब कि आर्य लोगों के साथ अपना वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, कि वस्तुओं का मतलब कि व्यापार आपस में करते थे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, अगर व्यापार का साधन हम लोग देखा जाए तो व्यापार मतलब कि किस रूप में होता था, यानी हम कहेंगे मतलब कि सबसे मेन जो आपका क्या था, गाय थी।
और यहाँ पर देखेंगे व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार की क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली से मतलब ये हो गया वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेना देना। ठीक, यानी कि अगर हम आपसे कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम उसके बदले में आपको भी कोई वस्तु आपको दे देंगे। ये क्या हो जाता है? आपका वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। अब गांव में देखेंगे जैसे किसी के घर में क्या हुआ कि आटा की कमी हो गई तो पड़ोस में जगह कि भाई हमको आटा दे दीजिए, हमसे चावल ले लीजिए। इस तरह से आप आपस में अदला बदली कर लेते हैं, उसी को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे सिक्के के रूप में निष्क व शतनाम की भी चर्चा मिलती है। ठीक, लेकिन आप लोग कहेंगे यहाँ पर सिक्के कैसे होंगे? तो सिक्के वैसे नहीं थे, यानी कि जो निष्क था, आइए हम लोग देख सकते, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मिटा दे रहा हूँ। आप लोग पीछे भी देखें, अगर जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं तो इसको पीछे जाके इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे मैं कहूँ निष्क क्या था, यानी कि सिक्के के रूप में निष्क और शतनाम की चर्चा मिलती है। क्या मिलती है? निष्क व शतनाम की चर्चा मिलती है। अगर निष्क कहा जाए तो निष्क मतलब कि एक मतलब कि क्या होता था? आभूषण होता था। यहाँ क्या होता था? आभूषण। कोई सिक्का नहीं था, यानी कि आभूषण था। यानी कि आभूषण में किस अंग का आभूषण था? तो एक गले का आभूषण होता था। निष्क क्या कहते थे? एक गले का हार होता था या आभूषण था। ठीक, और शतनाम की जो चर्चा मिलती है यहाँ पर ऋग्वेद में, तो एक शतनाम इसका जो अर्थ होता है कि 100 गायों के बराबर, एक शतनाम बराबर क्या हो जाता था? 100 गायों के बराबर। ठीक, तो एक मतलब आपके व्यापार से संबंधित हो गया। आपका एग्जाम में जो पूछे जाने वाला प्रश्न है ये बार बार आप लोगों को पूछता है, निष्क बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और अभी इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चर्चा आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा समाज था, एक ग्रामीण समाज था, तो इसकी अर्थव्यवस्था भी कैसी हो गई? ग्रामीण हो जाती है। ठीक, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। 8वां पॉइंट इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। 8वां पॉइंट में देखेंगे जैसे ऋग्वेद में ईरानी ग्रंथ, आप लोग कौन ईरानी ग्रंथ कौन था? आप लोगों को याद है? ईरानी ग्रंथ क्या था? जिंद अवेस्ता। ठीक, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जिंद अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है मतलब कि किस अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक, आप लोग यहाँ पर अभिलेख का नाम बता दीजिए और कब का ये अभिलेख है उसकी भी आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। ठीक, तो जिंद अवेस्ता हो गया, ईरानी ग्रंथ था, जिंद अवेस्ता हो गया। और जो यहाँ के मतलब हिंदी यूनानी जो ग्रंथ थे उसमें भी मतलब कि इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बताया गया। जिंद अवेस्ता व भारतीय ग्रंथ में भी इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखें कहीं भी इन ग्रंथों में कहीं भी नगर का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या थी? किसकी अर्थव्यवस्था थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ठीक, तो इसका जिंद अवस्था आपको किस अभिलेख से मिलता है, किस चर्चा मिलती है? तो कस्सी का अभिलेख आपका हो जाता है। कब का? ये 1600 BC का है। ठीक, अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लेता हूँ एक प्रश्न और, जैसे बोगज गोई अभिलेख कहाँ का है? तुर्की का है। बोगज गोई अभिलेख, ठीक, कहाँ का है अभिलेख? ये है एशिया माइनर यानी कि तुर्की का है। ठीक, अगर इसका हम टाइम पीरियड आपसे पूछ ले, अगर याद होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, तो इसमें आपका इसका कब का है? 1400 BC का है। ठीक, और इसमें मतलब कि इन भारत के मतलब कि ऋग्वेद के 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। किन देवताओं का उल्लेख मिलता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ठीक, उसमें 4 देवता आपके होते हैं, इंद्र हो जाएंगे, वरुण हो जाएंगे, कौन कौन हो जाते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और क्या हो जाएगा, नासत्य। ठीक, इन चर्चा मिलती किस अवलेख में, बोगज। ये भी बहुत बार बनने वाला प्रश्न है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक को देख लेंगे और एक मतलब इसका जो धार्मिक जीवन है उसको हम लोग देख के इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। इसके बाद कहेंगे या तो कुछ दिन महाजनपद काल शुरू करेंगे और इसके प्रश्नों का भी कराने का मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द इसका पीपीटी फॉर्म में ला के इसके प्रश्नों को भी करवा दूं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल का जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे भी मैं भी मोटिवेट होता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।